Hello aspirants, welcome to brainstorming session dated 10 जुलाई 2024। आज हम लोगों ने सुबह 3 टॉपिक शेयर किए थे ग्रुप में, जिसमें से फर्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू जो चेंजेस किए गए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रोल में। ओके, तो इसके बारे में पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होता है, राइट। इसके अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं साथ में। एक है आपका जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी। Okay, second is strategic policy group, which is headed by cabinet secretary himself, and third one is national security advisory board. इसमें सभी रिटायर्ड ऑफिशियल्स हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं, एक्सपर्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी, ये सब होते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, पहले अभी तक यहाँ पर होते थे हमारे एनएसए, दैट इज मिस्टर अजीत डोभाल, और उनके साथ 3 डेप्यूटी एनएसए। बट साथ में अब एक और मेंबर इंक्लूड कर दिया गया है, विच इज नोन एज एडिशनल एनएसए। ओके, तो यहाँ पर मेंबरशिप बढ़ाई गई है, एक एडिशनल एनएसए को बना दिया गया है। यानी कि जो आपके 3 डेप्यूटी एनएसए हैं उनके और एनएसए अजीत डोभाल के बीच में एक और लेयर ऐड कर दी गई है, नोन एज एडिशनल एनएसए। ओके, सो दिस इज स्ट्रक्चरल चेंज। सेकेंड इज रोल ऑफ एनएसए। इनका जो रोल था वो जनरली ऑपरेशनल टाइप का रोल अभी तक माना जाता था, बट अब इसको जस्ट एडवाइजरी रोल कर दिया गया है। ओके, द रोल ऑफ एनएसए विल बी मोर ऑफ एडवाइजरी रादर देन ऑपरेशनल, और इन्हें कहा गया है कि आप कोलैबोरेट करके चलें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के साथ एंड एसपीजी ग्रुप के साथ, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ कोलैबोरेट करके चलना है, और मोस्टली अब एडवाइजरी रोल ही रहेगा, ऑपरेशनल नहीं रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ी सी पावर इनकी रिड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट इज कि यहाँ पर जितने भी आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं या मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप है जितने भी, अब इनको दोनों को रिपोर्ट करना होगा। एनएसए को भी रिपोर्ट करेंगे ये, और रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को भी रिपोर्ट करेंगे। जैसे होम मिनिस्ट्री है तो वो वहां रिपोर्ट करेगी, डिफेंस मिनिस्ट्री है तो वहां भी रिपोर्ट करना होगा आपको। यानी कि अभी एक ड्वेल टाइप का स्ट्रक्चर आ गया है। तो आप कह सकते हो कि इट विल मेक दी प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेट एज वेल एज ब्यूरोक्रेटिक डिले इसमें बढ़ जाएंगे। दिस वॉज द थर्ड चेंज। फोर्थ, कि जो एडिशनल ब्यूरोक्रेटिक लेयर ऐड की गई है, 3 डेप्यूटी एनएसए और 3 सर्विस चीफ होते हैं इसमें। ठीक है, टोटल 6 हो गए, और ये रिपोर्ट करते थे डायरेक्टली एनएसए को, लेकिन अब बीच में ये एक एडिशनल लेयर ऐड कर दी गई है। तो हमें इन चेंजेस के साथ ये स्टडी करना है कि आखिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट इम्प्लीकेशन विल बी दैट असर पड़ेगा इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, क्योंकि इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। बाद में टफ वॉर शुरू हो जाएगी, एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ पर इसका असर पड़ेगा हमारे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी पर। ओके, सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी। सेकंड विल बी टफ वॉर, क्योंकि यहाँ पर कंफ्लिक्ट होंगे बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने यहाँ ड्वेल नेचर का बना दिया है। एनएससी को भी रिपोर्ट कीजिए, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को भी रिपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर एक तरह की टफ वॉर देखने को मिल सकती है, जो कि जो वेल स्टैब्लिश हायरार्कीज थी उनको अपसेट कर सकता है, उनको डिस्टर्ब कर सकता है। थर्ड इज लीडरशिप सक्सेशन। तो देयर इज ऑलरेडी ये स्पेकुलेशन कि क्या जो एडिशनल एनएसए ऐड किए गए हैं, क्या यही अगले एनएसए बन जाएंगे प्रमोट होकर, या फिर जो डेप्यूटी है वो प्रमोट होंगे, या फिर कोई एक नया ही बंदा आएगा। ओके, तो इस तरह की जो स्पेकुलेशन है वो भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी पर। इट विल इम्पैक्ट द कंटिन्यूटी एज वेल एज स्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज हायरार्किकल डिस्क्रिपेंसीज। तो अब एक बात देखिए कि यहाँ पर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मिस्टर अजीत डोभाल, उनको कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक दी जाती है, राइट। तो एनएससी को आप दे रहे हो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक, जबकि जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं सीडीएस, उनको आपने दिया है सेक्रेटरी की रैंक। ओके, ही हैज द रैंक ऑफ सेक्रेटरी। तो ऑब्वियसली कैबिनेट रैंक, इनकी रैंक ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू सीडीएस। तो ये कहीं ना कहीं सीडीएस की जो इन्फ्लुएंस था उसको थोड़ा सा कम करेगा। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी होती है, जिसकी चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वहां सीडीएस मेंबर नहीं है। ओके, वहां सीडीएस मेंबर नहीं होता है, लेकिन एनएसए उसका मेंबर होता है। तो एनएसए सीडीएस की थोड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस रखेगा कंपैरेटिवली। नेक्स्ट इज इट इम्पैक्ट डिफेंस स्ट्रेटेजी। नाउ सिंस सीडीएस इज नॉट डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर, राइट, और सीडीएस है जो ज्यादा बेटर जानता है कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से करना है और कब कब किस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सीडीएस की पोस्ट क्रिएट इसलिए की गई थी कि यहां पर आपका सीडीएस है, यहाँ पर आपके तीनों चीफ हैं, आर्मी,
एयरफोर्स एंड नेवी, ये तीनों इनको बताते हैं कि हमें किस किस चीज की जरूरत है, क्या मॉडर्नाइजेशन करना, और फिर सीडीएस कम्युनिकेट करता था ये प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, सॉरी नॉट प्राइम मिनिस्टर बट डिफेंस मिनिस्टर, राइट। नो, तो यहाँ पर क्योंकि अब सीडीएस डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहा है पीएम से, तो यहाँ पे हमें डिले और एफिशिएंसीज देखने को मिल सकती है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में। ओके, तो ये 4-5 इम्प्लीकेशंस काफी है जानना। वैसे मेंस में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट ये जो चेंजेस किए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये न्यूज़पेपर में तब आया था जब हमने स्टार्ट नहीं किया था न्यूज़पेपर डिस्कशन, दोबारा रिज्यूम नहीं किया था, तो इसको मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ कवर कर दिया है। ओके, चलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। इंडिया नीड एंड अर्जेंट डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी टू प्लग स्किल गैप। तो इस स्किल गैप के बारे में बात करने से पहले, ये तो हमने न्यूज़पेपर के साथ भी की थी, इससे ज्यादा जरूरी है कि जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है 2024 की, उसके कुछ फीचर्स जान लें जो कि हमें इंट्रोडक्शन में भी काम आएंगे, एंड मे बी शायद उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको मेंस में। तो जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आई है 2024 की, उसमें हमारे सामने क्या चीजें निकल के आई हैं। फर्स्ट इज कि एक इंक्रीज देखा गया है फीमेल के पार्टिसिपेशन में इन लेबर मार्केट। बट हमने आज भी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में डिस्कस किया था कि ये जो फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, या तो ये एग्रीकल्चर लेबर में बढ़ा है, राइट, या फिर एज अ हाउस होल्ड हेल्पर, योर डोमेस्टिक हेल्पर एंड ऑल। ठीक है, तो उसको हम कोई इतना पॉजिटिवली नहीं ले सकते कि ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंड इज वर्कफोर्स वर्कफोर्स शिफ्ट कर रही है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन फार्म सेक्टर। लेकिन ये नॉन फार्म सेक्टर में भी जो शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, वो मिल रही है मोस्टली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, राइट। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अगर हम पर लेबर प्रोडक्टिविटी देखें तो वो काफी लो होती है। और जो नॉन फार्म या नॉन आप कह सकते हैं कि नॉन एग्रीकल्चर के भी जो सेक्टर्स हैं, उनमें भी ऐसी जगहों पे जॉब मिल रहा है जो बहुत ही इनफॉर्मल है, लो प्रोडक्टिव है। लाइक आप किसी एक शॉपकीपर के यहाँ पर एक असिस्टेंट की तरह काम करना शुरू कर देते हो, 7-8 थाउजेंड रुपीज अर्न कर रहे हो, तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन शिफ्ट उस तरीके का नहीं हो रहा है जैसा हमें चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं लोग, वैसा शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इनमें भी प्रोडक्टिविटी उतनी ही कम है जितनी कि एग्रीकल्चर लेबर की। नेक्स्ट इज प्रिडोमिनेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर निकल भी रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनको कोई सैलरीड जॉब मिल पा रही है, कोई मंथली सैलरी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इंसान बस एक छोटी सी शॉप खोल लेता है, फिर जो भी उसकी इनकम हो, कभी होती है कभी नहीं होती है, फिर वो सब बंद हो रहा है बाद में। ओके, सो शिफ्ट जो हमें देखने को भी मिल रहा है लेबर फोर्स का, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखने को मिल रहा है, ना कि कहीं एक वेल स्टैब्लिश सैलरीड या वेज फिक्स वेज वाली जॉब में। मॉडेस्ट राइज इन वेजेस। नाउ सिंस 2019 हमने एक और रिपोर्ट डिस्कस की थी, उसमें बताया था कि रियल वेजेस जो है, अगर इन्फ्लेशन के साथ हम एडजस्ट कर दें, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रह गए, ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि आपको 200 के बढ़ के आज 400 450 दिखता हो, बट अगर आप इन्फ्लेशन के साथ उसको एडजस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे कुछ नहीं है, परचेसिंग पावर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। देयर इज वेरी मॉडेस्ट राइज इन वेज, या फिर स्टैग्नेंट रहे। 90% जो हमारी वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रही है। इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करने का मतलब है कि देर इज नो सोशल सिक्योरिटी। जैसे हमारे डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन के या स्विगी जोमेटो के, दे हैव नो सोशल सिक्योरिटी। आज काम है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा, राइट। सिमिलरली कैब ड्राइवर्स, काम है तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। तो कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है आपके लिए, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, नथिंग, राइट। तो 90% वर्कफोर्स हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में ही इंगेज है। नेक्स्ट इज राइज इन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन। अब ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं है, ये इवन सबसे बड़ा फेलियर रहा है कि गवर्नमेंट ने भी पिछले 10 सालों में इस चीज को बढ़ावा दिया है। जैसे रेलवे क्लेम करता है कि हमने यूपीए गवर्नमेंट ने 10 साल में जितनी जॉब दी थी उससे ज्यादा जॉब दी है हमने, वो ट्रू हो सकता है, बट रेलवे ने जितनी भी जॉब दी है उसमें से 90% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी 3 साल के लिए या 5 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया गया है, या फिर जैसे कोई काम है किसी रेलवे स्टेशन का या ट्रेन में, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। उसके बाद वो कंपनी सरकार के बिहाफ में काम करती है, रिक्रूट करती है आप लोगों को एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयर। आप काम तो कर रहे हो इंडियन रेलवेज के लिए, लेकिन आपको रिक्रूट किया है इस प्राइवेट कंपनी ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था गवर्नमेंट ने। ओके, उसको लमसम अमाउंट मिल जाएगा, उसके बाद ये कंपनी फिक्स करेगी कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका वर्किंग टेन्योर कितने साल का होगा, और आपको कभी भी डिसमिस किया जा सकता है। आप काम तो कर रहे हो इंडियन रेलवे के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हो थ्रू ए प्राइवेट एजेंसी, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे पास इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 से निकल कर आते हैं।
अब मोस्टली जो स्किल्स की बात आती है, तो स्किल्स हमारे लोगों के पास क्यों नहीं है, और ये पॉइंट्स हमने कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी डिस्कस किए थे, सेम है सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट इज की इनसफिशिएंट फॉर्मल ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं दी जाती है हमारे यहाँ पर, आज भी हार्डली हमारी 50% वर्कफोर्स एक ट्रेनिंग प्रोसेस से होके आती है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग कह लीजिए या टेक्निकल ट्रेनिंग कह लीजिए, ओके। और सबसे बड़ा रीजन है इसका कि हमारी जो फाउंडेशनल लर्निंग है एट द स्कूल लेवल, वही बहुत ज्यादा वीक है। आउटडेटेड सिलेबस, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, नो एनकरेजमेंट टुवर्ड्स इनोवेशन, सिर्फ पूरा फोकस होता है कि बस मार्क्स स्कोर करने हैं, रिजल्ट लेकर आना है और आगे चल के एक जॉब लेनी है, राइट। तो हमारे पास वो स्किल्स गेन करने का ना टाइम होता है ना एनकरेजमेंट होता है। नेक्स्ट इज, गवर्नमेंट जब अपने प्रोग्राम्स भी चलाती है जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसमें भी पूरा फोकस रहता है कि बस सर्टिफिकेट मिल जाए, क्रेडिट्स मिल जाए और ये मुझे हेल्प कर जाएगी। अगर आपको वर्क नहीं आता है तो सर्टिफिकेट भी आपके किसी काम नहीं आना है, ठीक है। अगर आपने कहीं से वीडियो एडिटिंग सीखी है लेकिन आप वो एग्जैक्टली कर नहीं पा रहे, आप बस एक सर्टिफिकेट लेके आ गए वीडियो एडिटिंग के कोर्स का, तो इट्स ऑफ नो यूज, राइट। सिमिलरली, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसमें कुछ बनेगा तो वो है लैक ऑफ बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच। अब देखिए, हमने कल डिस्कस किया था हमारा अनुसंधान एनएसए, राइट, नेशनल, हाँ, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हमने एनएसएफ की, नेशनल साइंस फाउंडेशन की हमने बात की थी। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट देखा था कि यहाँ पर जो कमेटी और कमीशन बनाया गया है, उसमें ग्राउंड लेवल पे जो वर्क करते हैं, ठीक है, जिनके पास यूनिवर्सिटी लेवल पर वो एक्सपीरियंस है, सॉरी, रिसर्च फाउंडेशन है, ग्राउंड लेवल पे जिनके पास यूनिवर्सिटी लेवल पर वो एक्सपीरियंस है कि आखिर क्या बॉटलनेक्स आ रहे हैं, क्यों हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड देने के बाद भी उतनी अच्छी कुछ रिसर्च निकल के नहीं आ रही है, वैसी ही बॉटलनेक्स यहाँ भी आती हैं। स्किल डेवलपमेंट की जब आप प्रोग्राम बनाते हो, पॉलिसीज बनाते हो, बट आप देखते हो अल्टीमेटली कि नीचे ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन पुअर है, ठीक है। या तो आपके पास अच्छे ट्रेनर नहीं है जो सिखा सकते हैं बच्चों को, या फिर बच्चों में वो एंथुसियाज्म नहीं है, या फिर वहां से स्किल सीखने के बाद में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है कि नए बच्चे देखें कि हाँ, यहाँ से स्किल सीखने के कुछ फायदे हुए थे इन लोगों को, तो हम भी सीखें। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो अप्रोच है इसमें, वो है अप डाउन, टॉप टू डाउन। ऊपर बैठे हुए सेक्रेटरी लेवल पे आप पॉलिसीज कितनी भी बना लीजिए, लेकिन जब तक आप बॉटम से प्रॉपर फीडबैक लेकर कि आखिर क्यों ये पॉलिसीज इतनी अच्छी बनने के बाद भी फेल हो रही हैं, तब तक ये चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। और ये जब भी होगा जब हम ग्राउंड लेवल पे जिनको एक्सपीरियंस है उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग में एक स्टेक होल्डर की तरह पार्ट करने का मौका देंगे। और फिर लास्टली, तो देर इज ऑलरेडी लैक ऑफ क्वालिटी जॉब्स इन इंडिया, ठीक है, ये हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते रहते हैं। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स की बात करें तो उसमें वही सब आप मेंशन कर सकते हो, कौशल विकास योजना, इंडियन स्किल मिशन, स्किल पार्क्स बनाए गए हैं, जैसे एक पार्क हमारे भोपाल में बना हुआ है, ठीक है। और वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो, जो कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नायडू ने रेकमेंड किया था कि हमें स्किल सेंसस कराना चाहिए इंडिया का, कि हमारे यूथ के पास, किस एज ग्रुप के यूथ के पास क्या स्किल्स हैं, और सिमिलरली कि जो इंडस्ट्रीज हैं आखिर वो किस तरह की स्किल्स ढूंढ रही हैं, ताकि उसी तरह के स्किल के सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किए जाएं। ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, हाइब्रिड मोड में कीजिए, और बताइए कि किस सिटी में किस तरह की इंडस्ट्रीज ज्यादा हैं, कंपनीज ज्यादा हैं, उन्हें किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमाइज कोर्सेज लॉन्च करें, और बच्चे फिर उनके रिक्रूटमेंट के चांसेस ज्यादा बेटर होंगे, राइट। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक खत्म होता है। थर्ड टॉपिक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक, क्योंकि यहाँ पे डीपीआईआईटी ने फाइनलाइज कर लिया है दैट हम लोग शायद जल्दी लॉन्च कर देंगे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है हमारे पास, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, लेकिन आप इसको रिप्लेस करने के लिए हम लाना चाहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो फर्स्ट थिंग इज कि आखिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से आप लोग क्या समझते हो। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। ओके, सी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज लाइक, अगर मेरी कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए ऊपर से कुछ रॉ मटेरियल लाना पड़ रहा होगा, राइट। उसी तरीके से मुझे अपने वर्कर्स को कुछ सैलरी देनी पड़ रही होगी। अदर जो एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, ये सारे जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद बन के मेरा प्रोडक्ट तैयार होता है। अब इस पे मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी। अभी टैक्स की बात नहीं आई, अभी कोई इस पे टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ अभी यहाँ पे मैं ये डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेट करेंगे लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या होगा, कितना होगा, वही कहलाता है हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ओके, so producer price index, it measures the average change in selling price
रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, एंड रिमेंबर दैट ये सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है, और जबकि डब्ल्यूपीआई जो था वो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता था। ठीक है, और ये भी कैलकुलेट होगा एट द वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है या मेरे वर्कर्स की सैलरी मुझे अब ज्यादा देनी पड़ रही है तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, एंड सो ऑन। सिमिलरली एंड रिमेंबर दैट इट एक्सक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस, जबकि डब्ल्यूपीआई एक्सक्लूड नहीं कर पाता है, वो नहीं करता। ठीक है, इंक्लूड करता था इंडायरेक्ट टैक्स को, जबकि ये एक्सक्लूड करेगा। तो ये तीन फीचर्स आप याद रखेंगे। एवरेज चेंज कहां पर मेजर कर रहा है, जो प्राइस रिसीव कर रहा है आपका प्रोड्यूसर अपने सारे रॉ मटेरियल्स और जो कॉस्ट लग रही है प्रोडक्शन में, एंड ये भी हर एक स्टेज पर कैलकुलेट होता है, एंड इट एक्सक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये 3 पॉइंट आपका डेफिनेशन बना देंगे इसको। नेक्स्ट हम कंपैरिजन देख लेते हैं डब्ल्यूपीआई एंड पीपीआई में। फर्स्ट इज कि डब्ल्यूपीआई में हम लोग मेजर करते हैं दोनों, डोमेस्टिक गुड्स के लिए भी और इंटरनेशनल गुड्स भी, यानी जो हमने इंपोर्ट किया है। इसलिए जब ऑयल प्राइसेस वगैरह बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो हमारा डब्ल्यूपीआई भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि प्रोड्यूसर में, अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, गुड्स हो या सर्विसेज हो, बट ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, राइट। तो दिस इज वन डिफरेंस। सेकंड इज डब्ल्यूपीआई गुड्स के लिए आता है, जबकि पीपीआई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए आएगा। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस है, जबकि ये सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को मेजर कर रहा है, होलसेल की नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन। होलसेल में वो टैक्स वगैरह भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो वहां पर टैक्स फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलता है। सरकार अगर टैक्स बढ़ा देती है तो चीजें महंगी हो जाती हैं, ठीक है, तो वो डब्ल्यूपीआई में रिफ्लेक्ट होती है। जबकि यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो हमें कोई भी टैक्स फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेंगे। मल्टीपल काउंटिंग बायस हो सकते हैं वहां पर कि आप क्योंकि जब जीएसटी आया था तब उसका मेन रीजन यही था ना कि मल्टीपल जगह पर टैक्स रिपीट होता जा रहा है, हर प्रोडक्शन पे आप ऐड करते जा रहे हो और आपका टैक्स में काउंटिंग मल्टीपल टाइम्स होती जा रही है, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। नाउ मेन, अगर आपसे जो मेन से पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पीपीआई, फर्स्ट इज कि ये सप्लाई साइड की ही इन्फ्लेशन को मेजर करेगा। जैसे कंपनीज बोलती हैं कि हमारी इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसलिए हम लोग प्राइस बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब जैसे जियो, आइडिया, वोडाफोन, इन सब ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए सडनली, टेलीकॉम, तो वो जस्टिफाई कैसे करेंगे? ठीक है, उन्होंने कह दिया हमारा कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ गया इसलिए हम लोग बढ़ा रहे हैं। बट यहाँ पर जब हमारे पास होगा ना तो हम लोग एटलीस्ट पूछ सकते हैं, जैसे किसी ने प्रोड्यूस किया, क्या आपने रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़े, क्या आपके, आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, क्या आप जो वर्कर्स को सैलरी दे रहे थे क्या आपकी वो सैलरी इंक्रीज हो गई, या आपके यहाँ और जो खर्चे आ रहे हैं क्या वो इंक्रीज हुए? ठीक है, तो वो एटलीस्ट एक ट्रांसपेरेंसी आएगी कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, सप्लाई साइड पे इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, ये मेजर कर पाएंगे। सो दिस विल बी द बिगेस्ट एडवांटेज। सेकंड इज बेटर टारगेट कर पाएंगे हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को। नेक्स्ट इज ग्लोबल कंपेरेबिलिटी बेटर हो पाएगी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर भी पीपीआई ज्यादा यूज होता है, तो जब हम ग्लोबली कंपेयर कर पाएंगे एक दूसरे की इकोनॉमी से तो हम बेटर इकोनॉमिक एनालिसिस कर पाएंगे और डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पर हमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्फ्लेशन ट्रेंड देखने को मिलेगा कि सर्विस सेक्टर में अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसका क्या है, गुड्स में अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसमें क्या, किस इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और किस इंडस्ट्री में कम बढ़ रहा है, अभी हमें ओवरऑल देखने को मिलता है। बट वहां पर हम लोग इंडस्ट्री स्पेसिफिक कर पाएंगे, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री है तो उसमें क्या हो रहा है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसमें किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सिमिलरली इसमें ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ेगी, ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर जो भी इनपुट कॉस्ट लग रही है उसमें किस तरीके का इन्फ्लेशन आ रहा है उससे हमें बेटर आइडिया लग पाएगा। बट इसको इंप्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे? अब चैलेंजेस आप इसलिए अपने आप से खुद से सोच सकते हैं। फर्स्ट इज कि हमें बहुत सारा डेटा कलेक्शन करना होगा जो कि अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, हमें हर इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज इस चीज को करना होगा, तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रिसोर्स इंटेंसिव टास्क, राइट। दिस विल बी द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड, हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना ज्यादा आईटी सिस्टम फॉर डेटा रिपोर्टिंग एंड ऑल, ठीक है, तो कंपनीज डेटा तो रिपोर्ट करेंगी लेकिन उसके लिए प्रॉपर, अभी तक हमारा जीएसटी का भी आईटी सिस्टम उतना फुल प्रूफ नहीं हो पाया है, ठीक है, अभी भी वहां पर कुछ ना कुछ टैक्स इवेजन वगैरह होता रहता है, तो हमें इसके लिए भी एक फुल प्रूफ आईटी सिस्टम डेटा रिपोर्टिंग के लिए तैयार करना होगा। दूसरा, हमें अभी लैक ऑफ एक्सपर्टीज है, हमें ट्रेन करना होगा अपने पर्सनल को फॉर डेटा कलेक्शन एनालिसिस, और इसके लिए हमने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से हेल्प भी ली है कि आप हमें एक पूरा रोबस्ट सिस्टम तैयार करने में हेल्प कीजिए। नेक्स्ट इज स्टेक होल्डर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि इंडस्ट्रीज को अब और ज्यादा रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो मनमाने तरीके से अपने प्राइस नहीं बढ़ा सकती, उन्हें ऊपर दिखाना होगा कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है इसलिए उन्हें सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ रही है, राइट। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में रेजिस्ट द ट्रांजिशन, क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नाउ व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड? जो चैलेंजेस होते हैं बस उसी का ऑपोजिट कर दो, आप वे फॉरवर्ड मिल जाता है।
ठीक है, हमें एनहांस करना होगा डेटा कलेक्शन को, और वो कैसे कर पाएंगे हम, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके। ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, we need to develop and enforce uniform data collection and reporting standards. Third, robust IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। फोर्थ, ब्रॉडन करना होगा सेक्टरल कवरेज को, ताकि हम इनफॉर्मल सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी इंक्लूड कर सकें, ताकि उसमें भी एक क्लियर रिफ्लेक्शन हो कि उनको भी कॉस्ट ऑफ बिजनेस करना कितना ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि ऊपर से रॉ मटेरियल कॉस्टली होता जा रहा है पूरा। राइट, बाकी के बेसिक पॉइंट्स हैं, इंक्रीज अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग अपने पर्सनल वगैरह में, एंड फेस इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए हमें, इसे पूरे इंडिया लेवल पर एक साथ लॉन्च नहीं कर देना चाहिए, हमें फेजेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओके, तो ये थे आज के हमारे 3 टॉपिक इसमें। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में ना, इसका जो गोल है वो अभी आपको या कंटेंट देना या आप पे कोई प्रेशर डालना नहीं है, आपको आंसर राइटिंग के लिए तैयार करना है। ओके, अगर मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप उस पर आंसर लिखना शुरू कर देंगे, आप नहीं कर पाओगे भी। एक्सपीरियंस बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पहले से अटेम्प्ट दे रहे हैं, बट न्यू बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 25 26 को टारगेट कर रहे हैं। ओके, सो हम अगले 3 4 मंथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कंटिन्यूअसली करेंगे, ताकि आप और बेटर हो पाए तैयार, कि कैसे कोई चीज हुई है तो उसके इम्प्लीकेशन किस तरह के होंगे, किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे उसमें। एक बार आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीख लीजिए, उसके 3 4 महीने बाद जाकर हम लोग प्रॉपर एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे। ठीक है, फिर डेली हम लोग 1 2 आंसर राइटिंग किया करेंगे, और हो सकेगा अगर पॉसिबल हुआ तो उसको वैलिडेट भी करेंगे, ताकि आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करो। देखिए, ऐसे एकदम बर्डन नहीं डालना, क्योंकि लिखने के लिए तो फिर इंसान कुछ भी लिख सकता है क्वेश्चन में, राइट। वो चीज हम लोग देखते हैं अदर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट्स पर, बट ऐसे आंसर राइटिंग करके आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पहले उसके लिए अच्छे से तैयार हो जाइए, कंटेंट होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए, उसके बाद आप स्ट्रक्चर करना सीखिए चीजों को। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।